क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है हु सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ कहने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम। जेके मेहता तो नहीं, एडम स्मिथ। तो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं ना इनको, एडम स्मिथ को। तो जब इन्होंने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को बोला था वेल्थ ऑफ, मतलब नेशंस। इनकी किताब थी वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। तो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, ऐसा कहने वाले कौन थे? एडम स्मिथ। अगर वो पूछता है स्केरसिटी, है ना, इन केस, तो फिर होता रॉबिन्स। उसके बाद सेकंड, द शेप ऑफ एन आइडियल पीपीसी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आइडियल पीपीसी की शेप किस वजह से होती है? हाँ, तो जैसे पहले तो आइडियल शेप क्या है पीपीसी की? कॉनकेव, राइट। और कॉनकेव शेप हमने पढ़ा था किस वजह से होती है? इंक्रीजिंग एमओसी। एमओसी का मतलब होता है स्लोप ऑफ पीपीसी, और स्लोप ऑफ पीपीसी अगर इंक्रीजिंग होता है तो शेप कॉनकेव लेता है ना। तो पीपीसी का शेप कॉनकेव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। उसके बाद थर्ड, इफ देयर इज रिसेशन इट विल शिफ्ट द कंट्रीज पीपीसी टू राइट, कंट्रीज पीपीसी टू मतलब डैश। कह रहा अगर देश में रिसेशन होगा तो कंट्री का पीपीसी क्या होगा? तो रिसेशन क्या होता है? रिसेशन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई। तो इकोनॉमी स्लो डाउन होने का मतलब ये होता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मतलब थोड़ा सा कम कर रहे हैं, है ना। प्रोडक्शन जो है वो हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। हाँ, अब वही तो सोचना है। अब पीपीसी जो होता है वो ये शो करता है कि हमारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी है ना। हमारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हम मैक्सिमम कितना बना सकते हैं। अब मान लो मैक्सिमम हम बना सकते हैं 100, लेकिन रिसेशन के टाइम पर क्या होता है कि हम सिर्फ कितना बनाते हैं? 40 कम कर बनाते हैं। हाँ, तो इसका सही उत्तर जो है वो है नो इफेक्ट। तो पीपीसी जो है लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होता, पीपीसी विल रिमेन सेम, क्योंकि पीपीसी क्या शो करता है? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी शो करता है। तो पॉसिबिलिटी तो अभी भी है पूरा बनाने की, बस हम कम बना रहे हैं, ये मतलब है। यानी कि आपके पास 100 रुपये हैं लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हो? सिर्फ 40। तो रिसेशन में पीपीसी जो है वो नहीं शिफ्ट होगा, सिर्फ प्रोडक्शन कम होगा। और प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है ऑल अटेनेबल कॉम्बिनेशंस विल लाई। सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस लाई करेंगे। बताओ कहाँ लाई करेंगे? तो अटेनेबल का मतलब होता है या तो ऑन द पीपीसी, ये भी हम अटेन कर सकते हैं, और अगर इनसाइड द पीपीसी है तो भी हम अटेन कर सकते हैं। बस कौन सा अटेन नहीं कर सकते? जो पीपीसी के बाहर है। हाँ, तो इसका मतलब अटेनेबल कौन कौन से हो गए? ऑन एंड अंडर पीपीसी। हाँ, है ना। तो अटेनेबल का मतलब है जो हम बना सकते हैं। तो हम पर्पल कलर वाले सारे ही बना सकते हैं। तो जो पीपीसी के ऊपर हैं वो भी बना सकते हैं, जो पीपीसी के अंदर हैं वो भी बना सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेट्स दैट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना, कीवर्ड क्या है इसका अपना? क्या कह रहे हैं? हाँ, और नॉर्मेटिव का? हाँ, अगर इसमें नॉर्मेटिव होता तो फिर आंसर सी हो जाता, व्हाट इज सपोज टू बी, अगर नॉर्मेटिव होता तो। उसके बाद सिक्स्थ है इनिशियली MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, है ना। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ Y द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी Y क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो मतलब वैसे तो ये इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी में है कि अगर Y का प्राइस कम हो गया, तो देखो अगर आप प्राइस ऑफ Y कम कर दोगे तो अल्टीमेटली पता है इक्वेशन क्या बन जाएगी? अल्टीमेटली इक्वेशन ये बन जाएगी
क्योंकि प्राइस ऑफ वाई कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो RHS की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब ऐसे में कंज्यूमर क्या करता है, गुड वाई का कंजम्पशन वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, राइट। तो ऐसे में वो गुड वाई का कंजम्पशन क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि जब वो गुड वाई का कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगा तभी वापस से इक्वालिटी मैच हो पाएगी। उसके बाद 7th न्यूमेरिकल छोटा सा, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन बाय 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी, आप कमोडिटी 1 यूनिट ज़्यादा ले रहे हो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 150 टू 180, देन मार्जिनल यूटिलिटी इज़, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, हाँ, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, तो इसका मतलब 30। तो अगर टोटल यूटिलिटी 150 से 180 हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 30, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज वन टेक ऑन 2 एक्सिस वाइल ड्राइंग एन इंडिफरेंस कर्व, तो जब आप इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हो तो दोनों एक्सिस पर पूछ रहा है क्या लेते हो, तो ऑप्शन बताओ, दोनों एक्सिस पर क्या लेते हो जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लेते हो और वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हो, है ना। तो वैसे तो ये नहीं है ऐसा, है ना, तो जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस पता होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व, हालांकि वो तो दे नहीं रखा, लेकिन हम इंडिफरेंस कर्व में दोनों साइड पर क्या लिखते हैं, गुड्स लेते हैं, है ना। हाँ, तो नोट करते रहना, जो भी नया पॉइंट आए वो नोट करते रहना। तो इंडिफरेंस कर्व के दौरान हम क्या लेते हैं, दोनों गुड्स की क्वांटिटी लेते हैं, एक तरफ गुड एक्स लेते हैं, एक तरफ गुड वाई लेते हैं, है ना। तो नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के होवे है, तो बताओ, कीवर्ड नज़र आ रहा है मुझे तो कंज्यूमर, हाँ, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंपल है डेफिनेशन, जहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हाँ, है ना। तो एक ही ऑप्शन में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वर्ड है ना, बाकी सब तो कहानियाँ दे रहा है। उसके बाद 10th भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इन ए सिचुएशन वेयर MRS इज़ ग्रेटर देन PX अपॉन PY, है ना। तो वैसे तो ये क्या होता है, ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पार्ट है कि MRS जो होता है वो होता है एक तरह से इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, और PX अपॉन PY जो होता है ये हो गया रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स, है ना। इसको वैसे बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, है ना। तो इंडिफरेंस कर्व के इक्विलिब्रियम के अंदर ये पॉइंट आता है वैसे तो MRS अगर ज़्यादा है PX अपॉन PY से, है ना, तो कंज्यूमर क्या करेगा, तो सिंपल आंसर है कंज्यूमर गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देगा। सही, बिल्कुल सही भेज रहे हैं बच्चे भी, है ना। तो जो भी साइड का ज़्यादा रहता है, मतलब MRS XY ज़्यादा रहता है, तो फिर कंज्यूमर गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। उसके बाद 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमको देखना है कि सच क्या है, सही बात क्या है। तो 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 4 में से हमको सच वाली पहचाननी है। तो बताओ, आप भी पहचानो, मैं भी पहचानता हूँ। When the price decreases, there is downward movement along demand curve. When the quantity demanded decreases, there is downward movement along demand curve. When the price increases, there is shift in demand curve. When the quantity demanded decreases, there is shift in demand curve. क्या सच है? बताओ। तो वैसे ए में लिखा है कि अगर प्राइस कम होगा, है ना, अगर प्राइस कम होगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा अलोंग डिमांड कर्व, है ना। तो ये सही कह रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन के अंदर हमने टॉपिक पढ़ रखा है ना कि अगर प्राइस कम होता है तो फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा अलोंग डिमांड कर्व। बाकी बी ऑप्शन तो गलत ही है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज तो कुछ है ही नहीं। और सी में कह रहा है व्हेन प्राइस इंक्रीजेज देयर विल बी शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो शिफ्ट तो प्राइस इंक्रीज पर नहीं होता, है ना। प्राइस के इंक्रीज पर शिफ्ट नहीं होते, शिफ्ट तो कब होते हैं, अदर देन प्राइस वाले केसेस में, तो ये भी गलत हो गया।
और डी में कह रहा है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस देयर विल बी शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो ये भी कुछ नहीं होता। तो बी सी डी गलत कह रहा है, ए बिल्कुल ठीक कह रहा है कि प्राइस के कम होने से डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होगा, जिसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं, राइट। हाँ, वो कांस्टेंट रहते हैं, तो प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो उससे हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बेसिकली एक्सपेंशन वाली कहानी को बोल रहा है। उसके बाद 12th, इफ़ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, अगर गुड एक्स का प्राइस कम हो गया, द डिमांड फॉर गुड वाई राइजेज, गुड वाई की डिमांड बढ़ गई, मतलब इन्वर्स रिलेशन दिखाना चाहता है। तो कह रहा है बताओ ये दोनों गुड्स कैसे गुड्स हैं। तो इन्वर्स रिलेशन किस में होता है? सब्स्टिट्यूट में वैसे डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने लिख भी रखा है कि कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। और आप सोच भी सकते हो, मान लो रटने में दिक्कत हो, सोच भी सकते हो कि मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इन्वर्स रिलेशन अपन ने किस में लिखा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। और यही अगर डायरेक्ट रिलेशन देता तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड कॉफ़ी। हाँ, उसके बाद 13 है द डिमांड कर्व ऑफ गुड्स शिफ्ट फ्रॉम डी डी टू डी डैश। तो डिमांड कर्व देखो शिफ्ट हो गया, है ना। अब दिस शिफ्ट कैन बी कॉज्ड बाय, तो कह रहा है ये शिफ्ट क्यों होगा। तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो मतलब राइट शिफ्ट हो रहा है, तो राइट शिफ्ट क्यों होगा इसके रीज़न लिखे थे अपन ने। तो उसमें से ढूंढो, एक रीज़न दे रखा है कि राइट शिफ्ट क्यों होगा। ए में तो लिखा है राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, है ना। तो राइज इन प्राइस इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड से तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। फॉल इन प्राइस ऑफ गुड, फॉल इन प्राइस ऑफ गुड से एक्सपेंशन होता है। सी में लिखा है राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स से हमने लिखा है राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स से तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, सी ऑप्शन से राइटवर्ड शिफ्ट होएगा, ठीक है। उसके बाद 14th, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स की कहानी में कह रहा है इफ़ फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस कम हो जाता है तो बताओ, आप बताओ, इन्फीरियर गुड्स है, ये ध्यान रखना है। इन्फीरियर गुड्स में अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो सर हमें क्या पता क्या होगा। तो इन्फीरियर गुड का अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी फिर डिमांड भी कम हो जाएगी, हाँ रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इन्फीरियर गुड है ना, तो ये उल्टा चलते हैं, हाँ तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। उसके बाद 15th, इफ़ ए गुड टेक्स अप सिग्निफिकेंट शेयर इन कंज्यूमर बजट, अगर किसी चीज़ का कंज्यूमर के बजट में काफ़ी ज़्यादा शेयर है, जैसे गाड़ी, कार, है ना। मान लो आपका बजट है 10 लाख रुपए, है ना, तो उसमें गाड़ी आती है मान लो लेट से 9,50,000 रुपए की, तो उसकी डिमांड क्या होगी वो पूछ रहे हैं। मतलब लेस इलास्टिक का मतलब है कि चेंज नहीं होगा, मोर इलास्टिक का मतलब है आसानी से चेंज हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक तो चलो ये तो काट दो, हाँ यूनिटरी इलास्टिक का भी कोई लिंक नहीं। ठीक है, लोग बाबू पूछ रहे हैं कि सर 14 में डिमांड क्यों कम हो जाती है। क्योंकि मेरे भाई बाजरे का प्राइस अगर कम हो गया तो लोग अब सोचते हैं कि अब तो हम नॉर्मल गुड खरीद सकते हैं, तो वो और कम हो जाता है, तो इसीलिए उसकी डिमांड और कम हो जाती है। इन्फीरियर गुड जो है वो उल्टा चलते हैं। अच्छा, अब गाड़ी का शेयर देखो आपके बजट में ज़्यादा है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी 1 रुपए की आती है। अब माचिस की डिब्बी अगर 1 रुपए से 5 रुपए की भी हो जाए, मान लो 500 गुना दाम बढ़ गए,
तो भी आपकी डिमांड चेंज होगी क्या? नहीं होगी। अब माचिस की डिब्बी 1 से 5 भी हो गई तब भी इसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। तो माचिस की डिब्बी की डिमांड क्या होती है? इनएलास्टिक। लेकिन गाड़ी जिसका शेयर आपके बजट में बहुत ज़्यादा है, अब गाड़ी अगर थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ गई, मान लो कंपनी ने कहा 10% प्राइस बढ़ा रहे हैं हम गाड़ी का, तो फिर आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। तो गाड़ी ऐसी चीज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बजट में ज़्यादा हिस्सा रखती है, उसकी डिमांड हमेशा क्या होती है? ज़्यादा इलास्टिक होती है, वो चेंज हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है ना। तो ये पॉइंट पता है अपने को। उसके बाद जी 16वां, गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय 5%। सरकार चाहती है कि क्वांटिटी 5% कम हो जाए, है ना। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अपने को दे रखा है 0.4। तो कह रहा है बताओ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। तो इलास्टिसिटी का फार्मूला लगा लेते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी दे रखी है अपने को 0.4 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपने को दे रखा है 5% है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, यही पूछ रहा है। तो बताओ क्या करें। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे 5% अपॉन 0.4। तो 5% अपॉन 0.4 कितना आ गया? अच्छा, इलास्टिसिटी माइनस होती है ना, ये भी माइनस लगा देता हूँ और क्वांटिटी भी आपको माइनस दे रखी है क्योंकि लिखा है रिड्यूस हो रही है क्वांटिटी। तो -5% लगा देते हैं। तो -5% और -0.4। तो सॉल्व करो जी। 5% अपॉन 0.4 करो कैलकुलेटर पे, दिमाग वाले कैलकुलेटर पे करना है। 5 को 0.4 से डिवाइड करो तो 50 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा आंसर? 12.5%, है ना। 12.5% आएगा और वो भी पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो इसीलिए आंसर आपका बनेगा रेज द प्राइस इलास्टिसिटी बाय 12.5%। ठीक है, सही आ रहा है। तो इलास्टिसिटी का फार्मूला है भाइयों, याद रखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपको दे रखा था -5%, इलास्टिसिटी आपको दे रखी थी -0.4, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया +12.5%। उसके बाद 17th में लिखा है डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड व्हेन इफ चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। बाकी कह रहा है कि भैया डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है प्रोडक्ट की एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड याद है वैसे? एक्सपेंडिचर मेथड उसमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर हाँ सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हम कहते हैं ना कि इन इलास्टिक है। तो आपको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ए में तो लिखा है प्राइस ऑफ द गुड राइज, एक्सपेंडिचर फॉल, तो ये तो गलत हो गया। सी में लिखा है प्राइस ऑफ द गुड फॉल, एक्सपेंडिचर ऑन इट फॉल, तो बस सी सही हो गया। बाकी बी और डी भी पढ़ लो, गलत ही होंगे, है ना। प्राइस फॉल, एक्सपेंडिचर कह रहा है राइज, तो ये भी गलत ही हो गया और ये भी गलत ही हो गया, है ना। उसके बाद 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए तो क्या होगा, मतलब कॉस्ट बढ़ गई तो क्या होगा बताइए। तो 18वें में कॉस्ट बढ़ गई तो क्या हो जाएगा। चलो तो ये तो बड़ा सिंपल है, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना, सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। तो सप्लाई का फैक्टर है ना कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, तो सप्लाई कम हो जाएगी। उसके बाद 19, इफ़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी एक्स, कह रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो
इज़ मोर देन, ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो कह रहा है बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो फिर इलास्टिसिटी भी मोर देन 1 होगी, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन राइट, ओके। उसके बाद जी 20, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज बाय 60 ड्यू टू 50% इंक्रीज इन प्राइस, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 60% बचे बटे 50% कितना आ रहा है। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 6/5 1.2 है ना, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद 21, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मीन, एबनॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है, नॉर्मल से ज़्यादा। हाँ, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट अकर व्हेन, इसकी कंडीशन बोला था, रट लो, लर्न होनी चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन इज़, नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है, मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हो। इसकी कंडीशन होती है AR इज़ इक्वल टू AC, है ना। तो ये 3 होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। AR इज़ इक्वल टू AC, इसका मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर AR ग्रेटर देन AC होगा, मान लो AR बड़ा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है आर्यन भाई। और एबनॉर्मल प्रॉफिट को ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या भी बोल सकते हैं, सुपर नॉर्मल। हाँ, और अगर मान लो AR लेस देन AC हो गया, तो उसको बोल देते हैं लॉस। तो देखो अगला पॉइंट आई क्या, एट ब्रेक इवन पॉइंट फर्म्स मेक, ब्रेक इवन पॉइंट भी किसको ही बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ही होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये सेम ही क्वेश्चन है दोनों, बस नाम बदल दिए। तो एक में पूछ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट, एक में पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद जी 24, व्हेन व्हाट हैपन्स टू टोटल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो कह रहा है उस समय टोटल रेवेन्यू क्या करेगा। तो बताओ उस समय टोटल रेवेन्यू क्या करेगा। नहीं, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, पीठ झुकी हुई है। हाँ, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट। हाँ, पीठ झुकी हुई रहेगी, मैक्सिमम होता है। फिर MR नेगेटिव होता है तो TR फॉल हो जाता है। फिर AR बिकम्स नेगेटिव व्हेन, कह रहा है एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव कब होगा बताइए। AR बिकम्स नेगेटिव व्हेन, तो AR का मतलब होता है प्राइस, और प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी कंपटीशन में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो AR का मतलब होता है प्राइस, और प्राइस तो नेगेटिव नहीं होता। फिर 26, व्हाट हैपन टू AR व्हेन MR इज 0, कह रहा है अगर MR 0 होगा, है ना यहाँ पर, तो AR क्या होगा। तो बताओ AR क्या होगा। AR और MR के रिलेशन से पूछते हैं। तो AR कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो AR तो पॉजिटिव ही रहता है, बस डिक्रीज करता है ना। तो AR क्या रहेगा उस समय, पॉजिटिव रहेगा। हाँ, बच्चा कह रहा है, लोग बाबू कह रहे हैं मैक्सिमम, गुरुदेव वो टोटल रेवेन्यू होता है। तो वो टोटल रेवेन्यू से आप कंफ्यूज हो गए। तो जब MR 0 होता है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम नहीं होता। एवरेज रेवेन्यू तो बेचारा भूली गाय की तरह नीचे डिक्रीज कर रहा होता है ना। तो एवरेज रेवेन्यू सिर्फ डिक्रीज करता है, लेकिन हाँ पॉजिटिव रहता है, 0 नहीं होता। उसके बाद 27, एवरेज कॉस्ट इज़ 20 रुपये, AC है 20 रुपये,
एंड इट इज़ मिनिमम व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो 4 यूनिट्स पर ये बिल्कुल मिनिमम है, ठीक है, मतलब इसके बाद बढ़ेगा। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स इज़, कह रहा मार्जिनल कॉस्ट जो है 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की इज़, तो बताओ मार्जिनल कॉस्ट। बताओ भाई, क्वेश्चन कह रहा है 4th यूनिट पर एसी जो है वो कह रहा है मिनिमम है ना। एसी क्या है, मिनिमम है यहाँ पे, है ना, उसकी वैल्यू उसने 20 बता रखी है। तो एसी और एमसी का रिलेशन क्या होता है कि एमसी एसी को मिनिमम से ही कट करता है। तो वो पूछ रहा है 4th यूनिट पर एमसी क्या होगा, तो 4th यूनिट पर एमसी भी तो बीसी होगा, क्योंकि दोनों मिनिमम पॉइंट पे ही टच करते हैं। हाँ ठीक है, तो एसी मिनिमम पे ही टच करेगा ना एमसी को भी। तो ये प्रॉपर्टी होती है ना कि एमसी एसी को मिनिमम पे टच करता है। तो अगर एसी उस समय 20 है तो एमसी भी उस समय 20 होगा, दोनों बराबर ही होंगे ना एट मिनिमम। तो ये प्रॉपर्टी होती है ना एसी इज इक्वल टू एमसी। उसके बाद एरिया अंडर एमसी कर्व इज, ये तो डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन है, छोटे बच्चे करते हैं। एमसी कर्व के अंडर का एरिया क्या होता है? तो इसका सीधा आंसर है, रट लेना, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना कि अगर आप सारे मार्जिनल कॉस्ट जोड़ते हो तो क्या आता है, टीवीसी। तो एरिया अंडर एमसी कर्व इज टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद चलो 29, इफ अ फर्म्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डेटा सेज दैट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स and 10 units of output is 2500 and 3000 respectively, marginal cost of 10th unit will be। तो कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालो 10th यूनिट की। तो ये नीला डब्बा निकालना है आपको कि भैया मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी 10th यूनिट की। टीवीसी तो दे रखा है 8th यूनिट का 2500 और 10th यूनिट का 3000। नहीं, क्या फॉर्मूला होता है एमसी का, चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। हाँ, चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो टीवीसी में कितना चेंज आया 500 और आउटपुट में कितना चेंज आया 2, तो आंसर हो गया 250। ओके, वेरी गुड, सही। उसके बाद 30, इन लॉन्ग रन टोटल प्रोडक्ट चेंजेस विद चेंज इन, बस लॉन्ग रन का नॉर्मल आपको बेसिक बिहेवियर पता होना चाहिए कि लॉन्ग रन में टोटल प्रोडक्ट चेंज होता है, तो किस वजह से चेंज होता है। हाँ, तो सिंपल है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारे ही फैक्टर्स मतलब चेंज हो जाते हैं ना, तो ऑल द फैक्टर्स। तो लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स, और अगर शॉर्ट रन होता तो खाली वेरिएबल फैक्टर। फिर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यानी कि प्रोडक्शन की जो स्टेज 1 होती है उसका इन चारों में से क्या रीज़न नहीं है, नहीं वाला बताना है कि क्या रीज़न नहीं है। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, या बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो ये तो है, देखो स्टेज 1 का रीज़न फिक्स्ड फैक्टर इंडिविजिबल रहते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है शुरू में वेरिएबल फैक्टर की, ये भी स्टेज 1 का एक रीज़न है ना, और बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं हम अपने फिक्स्ड फैक्टर का, ये भी रीज़न है, क्योंकि इन तीनों की वजह से ही इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं शुरू में। लेकिन ये जो पॉइंट दे रखा है लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ये इनफैक्ट स्टेज 2 या स्टेज 3 के अंदर का रीज़न है, जब रिटर्न्स फॉल होने शुरू होते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर कम है या फिक्स्ड फैक्टर की लिमिटेशन है, ये स्टेज 2 या स्टेज 3 का रीज़न है, 1 का रीज़न नहीं है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से 1 का रीज़न क्या नहीं है, तो सी नहीं है, क्योंकि सी स्टेज 2 का रीज़न है। उसके बाद 32,
व्हेन MP इज़ कांस्टेंट, मान लो मार्जिनल प्रोडक्ट कह रहा है कांस्टेंट है 10 10 10 10, तो बताओ क्या होगा सही आंसर? अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही। तो टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। तो अगर आप निकाल के भी चेक कर लो तो टोटल प्रोडक्ट निकलेगा 10 20 30 40, है ना। तो वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहेगा। सही। उसके बाद 33, बस 8 क्वेश्चंस और। द क्वांटिटी टू बी सोल्ड बाय द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय द मार्केट। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है। परफेक्ट मार्केट में आपको ये तो पता ही है कि जो प्राइस है, प्राइस कौन फिक्स करता है? इंडस्ट्री, है ना। प्राइस कौन फिक्स करता है? इंडस्ट्री। क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी क्वांटिटी बेचनी है, ये भी इंडस्ट्री ही फिक्स करेगी। तो क्वांटिटी टू बी सोल्ड इन परफेक्ट कंपटीशन इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय मार्केट, है ना। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वांटिटी थोड़ी ना वो फिक्स करेंगे, सिर्फ प्राइस फिक्स करते हैं। उसके बाद 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इनमें से परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या नहीं है? हाँ तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ रखा है एडवर्टाइजमेंट सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होते। उसके बाद 35, इफ द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कह रहा है अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो बताओ क्या मतलब है इस बात का कि डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ये कि भैया देखो प्राइस तो सेम ही रहेगा, क्वांटिटी कुछ भी बेच सकते हो आप। तो प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी कुछ भी बेच सकते हो। तो इसकी इंग्लिश ढूंढो कहाँ दे रखी है कि प्राइस तो सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी कुछ भी बेचो। तो ये इंग्लिश कहाँ लिखी है कि फर्म कैन सेल एनी अमाउंट एट एग्जिस्टिंग प्राइस, कि प्राइस आपका सेम रहेगा एग्जिस्टिंग प्राइस पर, बेचो चाहे जितना मर्जी, क्वांटिटी चाहे कितनी भी कर सकते हो। देखो क्वांटिटी 10 यूनिट्स बेच दो, 20 यूनिट बेच दो, 50 यूनिट बेच दो, लेकिन प्राइस जो है वो क्या रहेगा? सेम कांस्टेंट, है ना। तो क्लियर हो गया। उसके बाद 36 में लिखा है व्हेन विल इंक्रीज इन सप्लाई ब्रिंग डाउन द प्राइस लीविंग द क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज्ड। तो कह रहा है कि भैया कब होगा ऐसा कि सप्लाई इंक्रीज करने से प्राइस तो कम हो गया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रही। तो ऐसा कब होगा कि क्वांटिटी तो चेंज ना हो लेकिन प्राइस कम हो जाए, ऐसा कब होगा? तो भाई ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन से दिमाग लगा सकते हो कि भाई डिमांड कर्व जो है वो तो बना दूं मैं इनइलास्टिक और सप्लाई कर्व नॉर्मल बना रखता हूँ। तो अब देखो ये इक्विलिब्रियम हो गया, है ना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। अब देखो सप्लाई को इंक्रीज़ करूँगा, देखो आपकी आंखों के सामने सप्लाई को इंक्रीज़ करूँगा पर्पल कलर में। तो देखो सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया, सप्लाई को इंक्रीज़ करने से इक्विलिब्रियम चेंज हो गया और इक्विलिब्रियम चेंज होने पर देखो प्राइस कम हो गया, लेकिन क्या क्वांटिटी चेंज हुई? नहीं हुई। तो ये सिनेरियो कब होगा? जब डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक बनाओगे आप, तो ये तभी होगा कि जब डिमांड कर्व कैसा बनेगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ गए? बाकी दूसरे केसेस में चाहे खुद बनाकर देख लेना तो गलत हो जाएगा। बी में तो कह रहा है डिमांड कर्व इज़ लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में तो डिमांड कर्व कैसा होता है? स्टीपर। तो अगर आप इसमें बनाकर देखोगे तो देख लो चाहे करके। अब मैं सप्लाई को इंक्रीज़ करूँगा, देखना, है ना, सप्लाई को इंक्रीज़ करूँगा
तो देखना दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब नया इक्विलिब्रियम ये हो गया, अब नए रंग के इक्विलिब्रियम से देखो प्राइस भी चेंज हो गया और क्वांटिटी भी चेंज हो गई ना, तो बी ऑप्शन गलत है। तो क्लियर हो गया, बता दो भाइयों। ऐसी सी ऑप्शन भी गलत है, बना के देख लेना। इसमें तो कह रहा है डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ये तो वैसे ही पूरा ही गलत हो गया। और डी में कह रहा है डिमांड इज मोर इलास्टिक, तो ये भी गलत हो गया। तो खुद बनाकर देख लेना, ए ऑप्शन में ही निकलेगा। चलो 37, तो 37 भाइयों, 37 इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस व्हेन। तो बताओ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कह रहा है फॉल होनी चाहिए, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है फॉल होना चाहिए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भाइयों राइज होनी चाहिए। ऐसा केस बताना है आपको, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो बताओ ऐसा कौन सा केस होगा जिससे प्राइस तो फॉल हो जाए और क्वांटिटी राइज हो जाए। ठीक है सिद्धार्थ भाई, बताओ कौन सा केस होगा इनमें से। कौन सा केस होगा, ए बी सी या डी? इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। बाकी चेक करवा देता हूँ ताकि आपको मुझ पे भरोसा हो जाए, मुझे आप पे भरोसा हो जाए। तो देखो डिमांड भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देख लो अपनी खुली आंखों से चील की तरह। डिमांड भी इंक्रीज़ कर दी और सप्लाई भी इंक्रीज़ करूँगा, लेकिन सप्लाई का इंक्रीज़ ज़्यादा होगा, तो सप्लाई भी देखो इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, तो डिमांड भी इंक्रीज़ कर दी, सप्लाई भी इंक्रीज़ कर दी। अब नए वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से चेक कर लो खुद अपनी खुली आंखों से। प्राइस कम हो गया, देखो हो गया ना प्राइस कम, और क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बी ऑप्शन में जो दिया है उसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 38, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं। डैश रिफर्स टू द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है अपना, वेरी वेरी इजी। क्या बोलते हैं इसको कि भाई सरकार मिनिमम प्राइस जो है मतलब जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे ऊपर एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है, तो प्राइस फ्लोर। और इसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी, एमएसपी भी कहते हैं ना। किसानों के लिए जो एमएसपी होता है वो भी यही होता है, उसी को प्राइस फ्लोर भी कहते हैं, उसी को एमएसपी भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। तो प्राइस फ्लोर भी कह सकते हो या एमएसपी भी कह सकते हो, है ना, कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद 39, what will be the effect on equilibrium price and equilibrium quantity when income increases in case of normal good। तो बताओ, कह रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो, और नॉर्मल गुड के केस में। तो बताओ नॉर्मल गुड के केस में अगर इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्राइस सीलिंग में वंश बाबू कम करते हैं, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हाँ, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। तो देखो डिमांड कर्व बढ़ा रहा हूँ आपकी आंखों के सामने। तो जैसे ही आप डिमांड कर्व बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया। अब नए इक्विलिब्रियम से आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो क्या ऑप्शन निकला, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी राइज, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, देख लो आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ, ये भी नहीं कि कह दो बाद में धोखा है ना। तो प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई। और लास्ट 40, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब 40 में कह रहा है कि कंज्यूमर्स की संख्या कम हो गई, तो कह रहा है बताओ क्या होगा। तो बताओ कंज्यूमर्स की संख्या कम हो गई तो क्या होगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो करके देख लेते हैं, अगर कंज्यूमर्स की संख्या कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इस बार डिमांड कम कर देता हूँ आपकी आंखों के सामने। तो डिमांड कम हो जाएगी तो पॉइंट इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। तो नए पॉइंट से
प्राइस भी फॉल हो जाएगा और क्वांटिटी भी फॉल हो जाएगी। तो कहाँ दे रखा है ऑप्शन, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल हो जाएगा, है ना। तो 40th का डायग्राम ये था, ठीक है। तो क्लियर हो गया अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस अपने मार्क्स बताते रहो कितने कितने आए या कितने करेक्ट हुए।